तो देखो, फिनॉल के प्रिपरेशन के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो सबसे पहले हमको देखना है कि फिनॉल का रिएक्शन जब हम जिंक पाउडर से करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन मेरा है केमिकल प्रॉपर्टी का कि जब हम जिंक डस्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो मान लो मेरे पास ये क्या है कि ये मेरे पास हो गया ये फिनॉल में OH है, और ये मान लो मेरे पास हो गया जिंक। तो देखो, जिंक के पास जो होता है वो डबल प्लस होता है और इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, डबल माइनस होता है। तो ये आपस में क्या करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये बना लेगा जिंक ऑक्साइड। मतलब यहाँ वाला जिंक इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंबाइन हो गया तो बताओ क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। तो बाकी यहाँ से बताओ क्या बना, ये रिंग और ऊपर H। इसको क्या पढ़ने वाले हो, बेंजीन पढ़ने वाले हो। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो कई साल आपसे बोर्ड में पूछा है कि जब फिनॉल का रिएक्शन हम जिंक डस्ट से करते हैं या जिंक पाउडर से करते हैं तो क्या होता है। क्लियर है ना, चलो बेंजीन बनता है, कंफर्म हो गया। अगला रिएक्शन देखो कि अगला रिएक्शन क्या दिया हुआ है, PCl5 से रिएक्शन। हम अपने हर क्लास में आपको बताते हैं कि जब भी PCl5 आए तो हमेशा मटका कॉन्सेप्ट लगा दो, रिएक्शन हो जाना। ठीक, मटका कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ये है फिनॉल, ये हो गया मेरे पास फिनॉल, और इस फिनॉल का रिएक्शन हमको कराना है PCl5 के साथ। तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करो कि यहां से मान लो ये आपका ये रिंग है, ये मान लो मेरा ये बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ OH जुड़ा हुआ है ऐसे। अब यहां से क्या करो कि ये हो गया P, इससे जुड़ा हुआ है 5 बार क्लोरीन ऐसे। तो यहां से जब 5 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आप यहां से क्या करो, ये सुंदर सा एक मटका बना लो। बताओ, ये वाला जो है ना, ये एक साइड जोड़ दो, इसको एक साइड जोड़ दो, मटके वाले को एक साइड जोड़ दो। तो बताओ इस साइड क्या क्या मिल रहा है हमको, एक तो ये रिंग मिल गया, और इसके बाद बताओ इसमें क्या जुड़ गया, Cl। मटके में बताओ कौन कौन है, POCl3 है, और मटके के इधर बताओ कौन है, HCl है। मतलब ये बन गया मेरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ अमोनिया। मान लो ये मेरे पास हो गया ये फिनॉल, और इसका रिएक्शन हमको करना है अमोनिया के साथ। तो फिनॉल जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर रखता है, वो अभी हम आगे पढ़ाने वाले भी हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये एसिडिक है, और अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है। तो जब किसी एसिड का रिएक्शन बेस से करते हो तो बताओ यहां से क्या निकलता है, H2O निकलता है कि नहीं निकलता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस अमोनिया से हम क्या कर सकते हैं कि यहां से हम H ले सकते हैं, एक H निकाल सकते हैं। और बताओ यहाँ OH, ये फिनॉल से क्या निकाल दोगे, OH। तो HOH मिलके बताओ क्या बन गया, H2O। बताओ ये जब ऊपर से यहां से OH हट गया तो इसका बॉन्ड खाली हो गया है, और इसमें से जब एक H निकल गया तो इसका भी बॉन्ड खाली हो गया है। तो इसी को लाके यहाँ पे जोड़ दो, एक H निकलने के बाद बताओ यहाँ से क्या हो गया, NH2 हो गया। जब भी बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ता है तो उसको हम पढ़ते हैं एनिलीन। तो ये मेरा बन गया एनिलीन, कंफर्म हो। चलो अगला देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के ऑक्सीडेशन से डाइकीटोन बनता है। तो पहली बात समझ लो कि कीटोन का फार्मूला क्या होता है, C+O। ये कीटोन का फार्मूला होता है, और अगर यही जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 बार आ जाएगा तो डाइकीटोन बनेगा। ठीक, तो मान लो ये मेरे पास ये फिनॉल है, ये फिनॉल था, OH अल्टरनेट, इसमें डबल बॉन्ड या तो आप उसको बीच में रिंग बना सकते हो, और इसका हमको करना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने O का यूज कर लिया, जब भी ऑक्सीडेशन करना हो तो O का यूज करो। इसका ऑक्सीडेशन करना किससे, क्रोमिक एसिड के साथ। तो क्रोमिक एसिड का फार्मूला N2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसी के मिक्सचर को हम कहते हैं क्रोमिक एसिड, ये क्रोमिक एसिड है। ठीक है, तो जब इससे आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो डाइकीटोन बनेगा। अब डाइकीटोन कैसे बनाना है, ये देखो, आपको यहाँ क्या करना है, ये देखो ये कार्बन है और ये वाला भी कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा के O लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा के O लगा देना है, कंफर्म हो ना। और उसके बाद बॉन्ड को पूरा करना है तो आप बॉन्ड यहाँ लगाओगे, और इसको विजिबल करना है, खूब अच्छे से आपको समझना है। तो क्या करो, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ तोड़ के लिख लो। जैसे देखो, एक कार्बन मान लो यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये ऐसे मान लो कार्बन हो गए, 6 कार्बन होता है बेंजीन में।
और उसके बाद मान लो यहाँ से जुड़ा हुआ है OH और बाकी सब जगह ऐसे जुड़ा हुआ है H। ये मान लो सब जगह H ऐसे जुड़ा है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ऐसे, समझ गए। जब इसका तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो और ऑक्सीडेशन करके डाई कीटोन बना रहे हो, मतलब इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जोड़ दिए और इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जोड़ दिए, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो गया। ये कार्बन है ना, ये वाले देखो, ये कार्बन का चेन ऐसे है, ये देखो कार्बन का चेन है। यहाँ भी हमको डबल बॉन्ड O जोड़ना है, यहाँ भी डबल बॉन्ड हमको O जोड़ना है। बाकी यहाँ बताओ क्या लिखोगे, H ऐसे लिखोगे। अब कार्बन के बॉन्ड को पूरा करो। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर इस कार्बन के पास 1 2 3, एक की कमी हो गई ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड रखता है पर अभी कितना है, सिर्फ 3 ही है, इसलिए अब हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इस कार्बन के पास 1 2 3 है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। और इस कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गया। तो देखो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, ये CO और यहाँ पे CO, यही कीटोन है, इसको डाई कीटोन पढ़ोगे। इसका पूरा नाम है बेंजो क्यूनोन, तो इसका पूरा नाम है बेंजो क्यूनोन। कंफर्म हो कि नहीं हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब अगला देखो रिएक्शन क्या है, कोल्बे रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कोल्बे रिएक्शन में करना क्या है कि सबसे पहले आपको फिनॉल का सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो फिनॉल का सोडियम सॉल्ट हम बनाएं कैसे, सबसे पहले तो हम फिनॉल लेते हैं, ये इसका रिएक्शन हमको करना है NaOH के साथ। तो इसमें से देखो क्या होगा कि मान लो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, मतलब ये H2O यहाँ से निकल गया, तो बताओ यहाँ से क्या बचा, O, और बताओ यहाँ से क्या हो गया, Na। इसको पढ़ने वाले हो सोडियम फिनॉक्साइड, ये है मेरा सोडियम फिनॉक्साइड, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है एक टाइप का सॉल्ट होता है, कंफर्म। अब मेरा बन गया सोडियम सॉल्ट, किसका, फिनॉल का सोडियम सॉल्ट। जब फिनॉल का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा तो हमको इसका रिएक्शन कराना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो ये यहाँ पे क्या है, पहले से H रहता है हर जगह H। तो आपको करना क्या है कि देखो यहाँ से आप क्या करोगे, इस H को ऊपर भेज दोगे, ये वाला ऐसे, इस H को ऊपर भेज दो, Na को यहाँ लेके आओ, तो ये चला गया OH, और ये देखो ये यहाँ पे ये मान लो मेरा हो गया Na, और ये जो CO है इसी CO को यहाँ पे लाके जोड़ दो, COO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को। अब क्या करो कि यहाँ से इस सोडियम को हटाने के लिए हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे HCl के साथ, मतलब HCl के साथ जब रिएक्शन करोगे तो देखो ये होता है प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस, ये आपस में निकल गया, NaCl मेरा निकल गया यहाँ से। तो जब NaCl निकल जाएगा तो बाकी बताओ कौन बचा, H, मतलब ये फिनॉल है, और इस फिनॉल के साथ आपको क्या जोड़ देना है, COOH। हमने बताया था ना कि जब फिनॉल में COOH जुड़ता है तो उसको सैलिसिलिक एसिड पढ़ते हैं। तो ये मेरा हो गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मतलब कोल्बे रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है, कंफर्म हो। और ये बताओ कोल्बे रिएक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, NaOH के साथ ट्रीट करना है, और फिनॉल का आपको सोडियम सॉल्ट लेना है। और जब फिनॉल का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा तो किससे रिएक्शन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद फिर लास्ट में हमको क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन करना है, तो सैलिसिलिक एसिड मिल गया। मान लो ये सैलिसिलिक एसिड मिला ना, अगर इसी सैलिसिलिक एसिड का आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दोगे तो एस्पाइरिन मिलता है, और वो जो एस्पाइरिन है एक तरीके से एनाल्जेसिक होता है, मतलब पेन किलर है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ये बात याद रखना कि जब सैलिसिलिक एसिड में हम सैलिसिलिक एसिड से किसका रिएक्शन कर देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो बताओ क्या बन जाएगा, एस्पाइरिन। जैसे देखो कि सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हमको किससे करना है, एसिटिक एसिड से, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, ठीक है, तो एस्पाइरिन बनेगा। और ये जो एस्पाइरिन है एक एनाल्जेसिक कहते हो या किसी को पेन किलर भी कहते हो। बताओ अभी क्या लिए हो, यहाँ पर OH और यहाँ पे COOH,
और बताओ एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड आए तो चाहे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, चाहे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो। मान लो बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक कर लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक के हिस्से में क्या आता है? 2 ऑक्सीजन आता है। जिसके हिस्से में 2 ऑक्सीजन आता है उसको हमेशा H दिया जाता है। इसके हिस्से में कितना आ गया? 2 ऑक्सीजन, तो इसको ये वाला H ला के दे दो। मतलब ये वाला रिएक्शन आप यहां से ऐसे इजीली करा सकते हो। ये देखो यहां से ये निकल जाएगा। तो बताओ क्या क्या निकल रहा है? CH3, ये देखो, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ये O और यहां से H निकाले हो। ये हो गया मेरा एसिटिक एसिड। बाकी बताओ क्या बचा? ये पूरा रिंग बचा। इस रिंग में बताओ क्या बचा? ऊपर O बचा और यहाँ पे C डबल OH। लेकिन जब यहाँ से H निकल गया तो इसका बॉन्ड क्या हो गया? खाली हो गया। और यहाँ से जब ये निकल गया तो ये वाली चीज भी तो खाली है, मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड खाली हो रहा था। इसी को लाके यहाँ जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। यही है आपका एस्पाइरिन। और एस्पाइरिन का पूरा नाम क्या होता है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये इसका पूरा नाम होता है एस्पाइरिन का। कंफर्म होना? ये बात तो समझ गए। चलो अगला रिएक्शन देखो। अगला रिएक्शन क्या है? राइमर टीमैन रिएक्शन है। राइमर टीमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हो। इस रिएक्शन में करना क्या है कि सबसे पहले आपको फिनॉल का रिएक्शन कराना है। स्टेप मैं आपको याद करा दूं कि सबसे पहले आपको फिनॉल लेना है। फिनॉल का रिएक्शन आपको किससे करना है? क्लोरोफॉर्म से करना है, CHCl3। किसके प्रेजेंटेशन में? तो NaOH के प्रेजेंटेशन में। तो जब NaOH के प्रेजेंटेशन में आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करना है, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन आपको करना किससे है? इसका रिएक्शन आपको करना है, इसका पहले हाइड्रोलिसिस कर लो और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ठीक है NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, या यहां से आप इसका एसिडिफिकेशन करना है HCl के साथ। ये देखो, या तो हाइड्रोलिसिस कर लो या तो NaOH के साथ रिएक्शन कर लो, बात एक ही होगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। ये बताओ फिनॉल हो गया। इस फिनॉल के बाद यहाँ से आपको जोड़ लेना CHO, तो इसको हम पढ़ते हैं सैलिसिल डिहाइड। कंफर्म हो? अब इन्हीं सारे स्टेप को फॉलो करो। पहले NaOH के साथ रिएक्शन करा लो, फिर क्लोरोफॉर्म के साथ, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर लो या तो NaOH के साथ रिएक्शन करा लो, फिर HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा सैलिसिल डिहाइड। हम ये रिएक्शन दिखाते हैं आपको, देखो कैसे। सबसे पहले आप ले लो फिनॉल और इस फिनॉल का रिएक्शन आपको करना है किससे? NaOH के साथ। तो अभी रिएक्शन देखे हो कि यहां से क्या हो जाएगा? OH निकल गया, यहां से H निकल गया, मतलब H2O निकल गया। तो जब H2O निकल गया तो बताओ यहां क्या बन गया? ONA। देखो ONA बचा कि नहीं बचा? अब क्या करना है? इसका रिएक्शन करना आपको क्लोरोफॉर्म के साथ। ये देखो क्लोरोफॉर्म है, यहां पे पहले से क्या होता है? H होता है। अब ये होगा क्या कि यहां वाला H इस Cl के साथ निकल गया, HCl हो गया, निकल गया यहां से। तो बताओ यहां से क्या बचा? ये ONA, इसका तो बॉन्ड खाली है ना। जब एक क्लोरीन निकल जाएगा तो इसमें से यहां भी एक बॉन्ड खाली हो गया, और यहां से तो ये H निकला तो इसका बॉन्ड खाली, और इसमें से एक क्लोरीन निकला तो इसका भी बॉन्ड खाली। तो तुम क्या कर सकते हो? इस वाली चीज को लेके यहीं जोड़ सकते हो। यहाँ पे क्लोरीन पहले 3 था, एक निकल गया तो कितना क्लोरीन बचा? 2 बचा हुआ है। यहाँ पे टोटल सेट बताओ क्या हो रहा है? CH और ये क्या हो गया? Cl2 हो गया। जितनी बार यहाँ क्लोरीन रहेगा उतनी बार आपको क्या कर लेना है? NaOH या तो इसका हाइड्रोलिसिस करा देना। ठीक है, तो मान लो सपोज करो कि हमने यहां से ले लिया, ये NaOH ले लिया, या इसका हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो। तो जब NaOH ले कितनी बार बताओ? ये 2 बार है,
ये आप 2 बार ले लो, जितना क्लोरीन रहेगा उतना ले लेना NaOH। ये वाला जो Na है, ये वाला देखो, ये वाला जो Na है वो क्या हो गया, इस Cl के साथ निकल गया, मतलब NaCl निकल गया। एक Cl के साथ निकलेगा तो 2 Cl, इसलिए यहाँ पे 2 NaCl निकल गया। तो बाकी बताओ यहाँ से क्या बचा, ये आपका बच रहा है ONa, और उसके बाद यहाँ बताओ क्या बचा, CH। बताओ यहाँ से क्लोरीन हटा है ना, यहाँ से बताओ आप क्या हटा रहे हो, यहाँ से 2 क्लोरीन हटाए हो और 2 Na। लेकिन एक बात बताओ, जैसे 2 क्लोरीन हटाए 2 बॉन्ड इनका खाली हो गया ना, तो Na यहाँ से हटा, लेकिन ये 2 OH अभी बचा है कि नहीं बचा, ये वाला 2 OH बचा है ना, इन्हीं 2 OH को लाके यहाँ पे जोड़ दो। लेकिन जैसे जब यहाँ पे जोड़ोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या होता है, एक कार्बन से कभी भी 2 OH नहीं जुड़ सकते, ठीक है, क्योंकि अगर एक कार्बन से 2 या 3 OH जुड़े हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है तुरंत, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको H2O तुरंत निकाल लेना है, ये H2O निकल गया यहाँ से। तो जब H2O निकल गया तो बताओ क्या बन गया, ONa, और यहाँ क्या बन गया, CHO। अब उसके बाद आपको क्या करना था कि इसका रिएक्शन आपको कराना था HCl के साथ। तो जब HCl के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो बताओ, इसके पास होता है प्लस और इसके पास क्या होता है माइनस, ये दोनों आपस में निकल गया NaCl, ये H बचा ना, इसी H को लाके यहाँ जोड़ दो, तो ये बताओ क्या हो गया, OH और CHO। इसी को क्या पढ़ते हो, सैलिसिल एल्डिहाइड। कंफर्म हो कि नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखो, अगर इसी रिएक्शन में इस क्लोरोफॉर्म के जगह पे CCl4 का यूज कर लेते, तो CCl4 का जब आप यूज करते हो तो सैलिसिल्डिहाइड के जगह पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। किसके जगह पर, क्लोरोफॉर्म के जगह पर CCl4 का यूज करने से सैलिसिल्डिहाइड के जगह पर क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो देखो मान लो ये मेरे पास फिनॉल है, ये हो गया मेरे पास फिनॉल, इस फिनॉल का रिएक्शन मान लो मेरे को करना है NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ करोगे तो बताओ यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, मतलब क्या निकल गया, H2O निकल गया, हाँ या ना। उसके बाद ये यहाँ से क्या करोगे कि बताओ यहाँ से क्या बन गया, ONa बना, जैसा अभी इसके पहले आपने रिएक्शन किया हुआ था। देखो इसके पहले अभी हम आपको दिखाते हैं, पहले ही पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बताओ क्या हो गया कि इसके बाद इसका रिएक्शन किससे कराना था आपको, CCl4 के साथ। तो CCl4 यहाँ पे पहले से बताओ क्या है, H है। अब ये वाला H इस Cl के साथ निकल गया, मतलब HCl निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे कि बताओ ये वाला क्या हो गया कि ये मान लो ONa हुआ ना, हाँ। अब उसके बाद तुमको करना क्या है कि जब यहाँ से H निकल जाएगा तो ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, इसमें से एक क्लोरीन निकल जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ भी खाली हो गया। तो तुमको क्या करना है, इसी वाली चीज को जो यहाँ पे बच रहा है उसको लाके जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या जोड़ने वाले हो, CCl3 लाके जोड़ने वाले हो। हमने बोला था ना कि जितना क्लोरीन रहेगा उतनी बार आप NaOH ले लेना। 3 बार क्लोरीन है तो क्या करोगे, 3 बार NaOH ले लोगे। ये वाला क्लोरीन इस Na के साथ निकल जाएगा, एक क्लोरीन एक Na के साथ निकलेगा, तो 3 क्लोरीन है तो कितना Na के साथ निकलेगा, 3। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि 3 NaCl निकल गया। तो जब 3 NaCl निकल गया तो बाकी बताओ यहाँ क्या बचा, ये तो रिंग बचा, इस रिंग में क्या जुड़ा है, ONa जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से तीनों क्लोरीन निकल गया तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड खाली हो गए, 3 बॉन्ड खाली हो गए। इस 3 बॉन्ड पे तुमको क्या लाके जोड़ना है, ये जो 3 OH बच रहा है उसी OH को लाके यहाँ जोड़ लो, यहाँ पे आप ऐसे लाके जोड़ लो। लेकिन हम तुमको क्या सिखाए हैं कि एक कार्बन से 2 या 3 OH कभी नहीं जुड़ सकते। अगर ऐसा होगा तो बताओ क्या होगा, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो इसमें से क्या करो कि आप वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे निकाल लो, H2O निकल गया यहाँ से। तो जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो बाकी बताओ यहाँ से क्या बचा, ये बचा ONa, और यहाँ से बताओ क्या बचा, C बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ और ये वाला OH यहाँ, हाँ या ना। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन करना है, मतलब HCl के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब HCl के साथ आप रिएक्शन कराने वाले हो तो बताओ यहाँ का Na इस Cl के साथ निकल गया, ये हो गया NaCl। तो बाकी बताओ यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया
ये OH, देखो ये वाला H और ये जब Na हट गया है तो ये H क्या हो जाएगा, इस Na के जगह पे आ गया, और बाकी यहाँ से बताओ क्या हो गया, C OH। तो इसी को क्या पढ़ते हो, सैलिसिलिक एसिड पढ़ते हो आप। ये हो गया मेरा सैलिसिलिक एसिड। तो हमने बोला था ना कि अगर क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते, क्लोरोफॉर्म के जगह पे आप CCl4 का यूज करोगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनने वाला है। कंफर्म हो? चलो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। अब अगला देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है या तो नाइट्रेशन होता है, या तो हैलोजन होता है, या तो सल्फोनेशन होता है, या तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। कंफर्म हो? इसमें हमको क्या करना है कि फिनॉल का नाइट्रेशन सबसे पहले जब कराना है तो फिनॉल का जो नाइट्रेशन होगा दो टाइप से होगा। इसमें एक बार क्या करना है कि आपको HNO3 को डाइल्यूट लेना है, और एक बार HNO3 को आपको क्या लेना है, कॉन्क लेना है, मतलब कंसंट्रेटेड लेना है। कंफर्म हो? देखो हम बताते हैं कि जब भी नाइट्रेशन कराते हैं ना तो HNO3 के साथ ही रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो देखो हम बता रहे हैं कि जो इसका नाइट्रेशन है वो दो तरीके से होगा। एक बार क्या होगा कि जो मेरा ये जो HNO3 है वो डाइल्यूट होगा, H2SO4 भी क्या होगा, डाइल्यूट होगा। और दूसरा केस आप देख लो कि दूसरे केस में क्या होगा कि ये जो HNO3 है वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अगर मेरा यहाँ पे HNO3 डाइल्यूट है तो आर्थो और पैरा बनेगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनना है ये देखो, ये मान लो मेरे पास हो गया फिनॉल, ये फिनॉल हो गया, इसका रिएक्शन करना है मेरे को HNO3 के साथ। कर लोगे? किसके प्रेजेंटेशन में करने वाले हो, H2SO4 के प्रेजेंटेशन में। ये वाला जो है वो डाइल्यूट है, और ये वाला भी बताओ क्या है, डाइल्यूट है। तो जब आप डाइल्यूट लोगे तो यहां से बताओ क्या होगा, ये OH। जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं ना तो ये बात याद रखना कि NO2 जाके जुड़ता है। क्या जुड़ता है? NO2 जाके जुड़ता है। ये जो NO2 जुड़ेगा एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, और वही क्या होगा कि एक बार यहां पर पैरा पे जुड़ गया, NO2 पैरा पे जुड़ गया। एक बार आर्थो पे NO2 जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पर। इसको पढ़ने वाले हो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको बोलने वाले हो पैरा नाइट्रोफिनॉल। कंफर्म हो? लेकिन याद रखो अगर यही कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो प्रोडक्ट एक ही लिखना, और ये जो नाइट्रो है उसको क्या करना, अल्टरनेट करके जोड़ देना। ये ऐसे होने वाला है कि मान लो ये मेरे पास ये फिनॉल हो गया ऐसे OH, और उसका नाइट्रेशन कराना है HNO3 है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड है, और ये जो H2SO4 है वो भी कंसंट्रेटेड है। तो देखो आप क्या करो, एक ही प्रोडक्ट ऐसे लिखो, और यहां से तुमको पता है कि नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या जुड़ता है, NO2 जुड़ता है। ये जो NO2 जुड़ेगा एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा। देखो ये अल्टरनेट करना है, सॉरी, ये एक बार ये देखो क्या है कि ये एक बार यहां जोड़ दिए तो यहां ना जोड़ के यहां जोड़ना है, यहां ना जोड़ के अब यहां जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने वाले क्या हो आप, NO2 को, NO2 यहां जोड़ लो, NO2 यहां जोड़ लो, और NO2 को यहां जोड़ लो। कंफर्म हो? इसका नाम लिखना हो तो देखो ये वाला जो पोजीशन है ये तो मेरा ग्रुप हो गया, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब ये हो गया कि दूसरे पर और चौथे पर और छठे पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो जुड़ा हुआ है। 3 बार जुड़ा इसलिए ट्राई लगाओगे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, और ये जो पिक्रिक एसिड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है पिक्रिक एसिड का। कंफर्म हो ना? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? चलो अगला हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराना। तो यहां से याद रखो कि जो फिनॉल का जो हैलोजनेशन है वो भी दो टाइप में होगा। कंफर्म हो? एक बार क्या करना है कि जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं कि फिनॉल हो गया मेरे पास, सपोज करो, और इसका मैं हैलोजनेशन करा दिया। हैलोजनेशन में मतलब किसी हैलोजन का रिएक्शन मैंने हैलोजन को ले लिया, जैसे Br को मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये जो Br है वो क्या कर सकते हो, एक बार इसको पोलर सॉल्वेंट में लोगे और एक बार इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में लोगे। ठीक है,
जैसे मान लो मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन हो गया, CS2, ये हो गया CCl4 या तो CHCl3, ये सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो मतलब आयनाइज्ड नहीं होते हैं, प्लस माइनस नहीं रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कंफर्म हो ना। अब क्या होगा कि जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तो यहाँ पे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनना है, ये आर्थो और पैरा। जैसे फिनॉल है तो फिनॉल को आप क्या करो, 2 बार लिख लो ऐसे। अब क्या करोगे, इस Br को एक बार आर्थो पे लाके जोड़ लो ऐसे, और इसको एक बार क्या करो, पैरा पे जोड़ दो। इसका नाम हो गया आर्थो ब्रोमोफिनॉल और इसका नाम हो गया पैरा ब्रोमोफिनॉल। कंफर्म हो। अब सुनो, यहां से ये जो है ना, ये वाले, ये जो भी सॉल्वेंट लिए हो वो बताओ कैसे हैं, ये आपके हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर ये सॉल्वेंट है। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब पोलर सॉल्वेंट ले लोगे तो प्रोडक्ट एक ही रहेगा, अल्टरनेट करके Br जोड़ना शुरू हो गया। जैसे मान लो हम क्या किए कि यहां फिनॉल ले लिए, ये मान लो मेरा फिनॉल हो गया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया H2O। तो H2O एक पोलर सॉल्वेंट होता है। H2O मेरा क्या है कि ये जो है आपका पोलर सॉल्वेंट है, ये हो गया पोलर सॉल्वेंट। अब जब पोलर सॉल्वेंट लोगे तो देखो ये क्या होगा, एक ही बार आप फिनॉल लिखो और इस Br को आपको अल्टरनेट करके जोड़ना है, ऐसे अल्टरनेट करके Br जोड़ोगे। ठीक है, एक बार Br को यहाँ लिख लो, एक बार Br को यहाँ लिख लो, एक बार Br को यहाँ लिख लो। कंफर्म हो। इसका नाम लिखना होगा तो 2, 4, 6, 3 बार है तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और ये जो ट्राई ब्रोमोफिनॉल है वो वाइट PPT बनाता है, वाइट PPT। कंफर्म हो ना। जैसे ये बनेगा वैसे नीचे क्या होने लगेगा, वाइट PPT बनने लग जाएगा। याद रखो कि अगर किसी रिएक्शन में कलर आने लग गया या कोई रिएक्शन PPT दे रहा है तो उस रिएक्शन का यूज जिस कंपाउंड के साथ कर रहे हो उसके टेस्ट में कर सकते हैं। जैसे फिनॉल के साथ ये रिएक्शन किए तो बताओ क्या बन गया, PPT बना ना, वाइट PPT। इसलिए इस रिएक्शन का यूज फिनॉल के टेस्ट में कर सकते हो। अगर बाय द वे कभी तुमसे ये पूछे कि फिनॉल का टेस्ट आप बताओ तो बस ये रिएक्शन लिख सकते हो, फिनॉल का टेस्ट हो जाएगा। कंफर्म है ना। तो आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हो कि दिस रिएक्शन कैन यूज इन टेस्ट ऑफ फिनॉल। कंफर्म हो। चलो ये बात सीख गए ना। अब हमको देखना है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं। एक होता है जिनको हम कहते हैं एल्काइलेशन, क्या पढ़ोगे आप, एल्काइलेशन। और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं एसाइलेशन। एल्काइलेशन में आपको करना क्या है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना आपको क्या करना है यहाँ पे, एल्किल हैलाइड के साथ। और एसाइलेशन में आप क्या कर सकते हो, ये देखो RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया X, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एसिड हैलाइड। इसको क्या पढ़ते हो, एसिड हैलाइड। और इसको आप पढ़ते हो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड पढ़ते हो। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो कितने तरीके से होगा, एक एल्काइलेशन, दूसरा क्या होगा, एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हो, और एसाइलेशन में किससे, या तो एसिड हैलाइड ले सकते हो या तो एसिड एनहाइड्राइड। और एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट जो होता है वो डिहाइड्रेट AlCl3 होता है। डिहाइड्रेट AlCl3 का यूज करना है हमको। ठीक है, इसका यूज आपको करना है। कंफर्म हो कि नहीं हो। अब हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मेरा रिएक्शन क्या होना। मान लो मेरे को एल्काइलेशन कराना है, फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन कराना है, एल्काइलेशन। तो
एल्काइलेशन में बताओ क्या करोगे आप, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे। तो ये मेरा हो गया फिनॉल, और उसके बाद ये R के जगह पे मान लो हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, और X के जगह पे Cl ले लिया, और यहाँ से बताओ क्या ले ले, डिहाइड्रेट AlCl3 ले लिए। याद रखो जब भी आप ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओ तो चाहे एल्काइलेशन कराओ चाहे एसाइलेशन कराओ, यहीं से बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। यहाँ से X के पहले वाला जो बॉन्ड है वहां से ब्रेक कर लेना, इसका कराओगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करा लेता हूँ। इधर जो भी चीजें रहेगा इस चीज को क्या करोगे, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा को लाके ऐसे जोड़ लोगे। तो ये बताओ ये हो गया OH और ये हो गया ऐसे OH, और इस CH3 को एक बार यहां लाके जोड़ लो और इस CH3 को एक बार यहां लाके जोड़ लो। CH3 जब फिनॉल में जुड़ता है ना, तो देखो इसका क्या क्या नाम लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऑर्थोमेथिल फिनॉल, ऑर्थोमेथिल फिनॉल। इसका नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, पैरामेथिल फिनॉल, ये पैरा पोजीशन है, मेथिल फिनॉल। लेकिन जब फिनॉल में CH3 जुड़ता है तो उसको हम क्रिसॉल के नाम से भी जानते हैं। ये क्रिसॉल हो गया मेरा, ये भी क्रिसॉल ही है, लेकिन ये वाला कौन सा क्रिसॉल है, ऑर्थो क्रिसॉल पढ़ोगे इसको। इसको कौन सा क्रिसॉल पढ़ोगे, पैरा क्रिसॉल पढ़ोगे। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो ये बात तो सीख गया ना। अच्छा अब देखो, अब हम आपको एक चीज बताएं, जैसे आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर यहाँ का जो Cl है वो Cl कहाँ गया। भाई एक बात बताओ, तुम क्या कर रहे हो कि यहाँ से इस यहाँ पे मान लो इस CH3 को जोड़ रहे हो ना, तो क्या यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे H है ना, तो इस H को हटा के ना आप CH3 को जोड़ रहे हो, तो ये जो H हटेगा वो Cl के साथ जुड़ जाएगा ना। कंफर्म हो कि नहीं। तो यहाँ का जो Cl है वो उस H के साथ जुड़ गया। हमको क्या है कि मेन प्रोडक्ट लिखना, साइड प्रोडक्ट कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग का कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। इतनी बात समझ गया ना। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर क्वेश्चन देख लो। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि राइमर टीमैन रिएक्शन, और ये राइमर टीमैन रिएक्शन देखो कितनी साल पूछ चुका है। मजे की बात है कि ये वाला जो क्वेश्चन है NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखो कोल्बे रिएक्शन भी आपसे इतनी साल पूछ चुका। तो राइमर टीमैन में आपको पता ही है कि राइमर टीमैन में क्या बनता है, कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है। ये बात समझ गए कि नहीं समझ पाए, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कराया था। चलो आपको क्या करना है कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद खुद से जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, बिना नकल मारे आपको करना है, ठीक। अब देखो अगला देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको करना क्या है कि यहां से फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है किसी भी 3 एग्जाम्पल के साथ। तो देखो अभी कौन कौन सा रिएक्शन देख लिया आप, एक तो नाइट्रेशन देख लिए, एक तो यहाँ पे हेलोजनेशन देख लिए, और एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लिए। तीनों रिएक्शन को लिख दोगे आसानी से आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 का है। या उसी से रिलेटेड क्या दिया है, उसी से रिलेटेड दिया हुआ है कि फिनॉल को जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी बनता है। कंफर्म ना, 2022 का क्वेश्चन। फिर अब मान लो उसी से और क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है, कहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखे, 2022 का ये भी क्वेश्चन है, लिख ले जाओगे। चलो फिर उसके बाद इसने क्या किया है कि फिनॉल का नाइट्रेशन, तो फिनॉल का नाइट्रेशन कितने टाइप से, 2 टाइप, कौन कौन सा, एक बार HNO3 को डाइल्यूट और एक बार HNO3 को कॉन्क लोगे। डाइल्यूट लिए तो आर्थो और पैरा का प्रोडक्ट बनेगा, कंफर्म हो, और अगर कॉन्क ले लिए तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 का भी है, कंफर्म। अभी तक जितने पढ़े सारे न्यूमेरिकल हम सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो अगला, अगला क्या पूछा है, देखो आ गया ना कि पिक्रिक एसिड आप फिनॉल से कैसे बनाओगे, एक तो ये पूछा हुआ है। फिर उसी में देखो कि बेंजोक्विनोन मेरे से पूछा है कि फिनॉल से कैसे बनेगा। तो अभी हम बेंजोक्विनोन हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, ऑक्सीडेशन है फिनॉल का, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल यहाँ देखो है भी, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल मैंने अभी आपको बताया ना, बेंजोक्विनोन वाला, ठीक है। तो ये देखो तो 2023 में पूछा हुआ है,
और ये देखो 2022 में भी पूछा हुआ है। कंफर्म हो? ठीक है, चलो अब क्या है, अब आपको यहां से एक रिएक्शन लिखा है, जैसे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इसने क्या किया, कैसे फिनॉल लिखा, और फिनॉल लिखने के बाद इसने यहाँ पे क्या लिखा है, ये दो क्वेश्चन है, एक तो फिनॉल ऐसे लिख दिया और उसके बाद इसने CHCl3 और NaOH लगाया, और इस पे इसने क्या लिखा है, कॉन्क HNO3, और यहाँ पे A लिखा है और यहाँ पे B लिखा है। कंफर्म हो? तो बताओ यहाँ पे कॉन्क HNO3 है ना, तो कॉन्क HNO3 है, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड के लिए क्या लिखते हो, अल्टरनेट करके NO2 को आप जोड़ते हो। बोलो कंफर्म। ये क्लोरोफॉर्म NaOH है, तो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ जब रिएक्शन करते हो तो राइमर-टीमैन रिएक्शन है, और राइमर-टीमैन रिएक्शन में बताओ प्रोडक्ट कौन सा बनता है, प्रोडक्ट आपका बनता है यहाँ पर CHO, बोलो सैल्सिल्डिहाइड बनता है। तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिख देना था, नंबर मिल गया। कंफर्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन फिनॉल हीटेड विथ CCl4 प्रेजेंस ऑफ NaOH और हाइड्रोलिसिस, इसका किया है। तो अभी हमने बताया कि ये भी क्या है, एक तरीके से राइमर-टीमैन रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 ले लोगे तो बताओ प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, प्रोडक्ट आपका बताओ ये फिनॉल और इसके साथ COOH, अभी हमने करके बताया ना। और फिर उसके बाद इसने कहा कि फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हो, हीट करते हो, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। कंफर्म हो ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू ऑब्टेन, आपको करना क्या है, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। कैसे बनाओगे भैया, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट से कर दें तो बताओ यहां से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन गया कि नहीं बन गया। कंफर्म। पिक्रिक एसिड फिनॉल से, ये मेरा फिनॉल है, इस फिनॉल का रिएक्शन आपको HNO3 के साथ करानी है। ये HNO3 कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। तो पिक्रिक एसिड बताओ OH NO2 और ये हो गया NO2, कोई दिक्कत। और इसने कहा है कि फिनॉल से एनिलीन बनाओ, आसान है, ये फिनॉल है और फिनॉल का रिएक्शन आप किससे करने वाले हो, अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ करोगे तो इसमें से एक H निकल जाएगा और H निकल के यहाँ से H2O बना लेगा, बाकी यहाँ से बताओ NH2 आप जोड़ लोगे, तो इसी को एनिलीन। अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता भी दिए, सारे क्वेश्चन आपको मेंशन भी है कि कौन किस ईयर में पूछा भी है। ठीक, चलो अगला देखो, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इंपॉर्टेंट है। फिनॉल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल के हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप इससे ये पूछता है, देखो फिनॉल पूछता क्या, पहले आप ये देख लो कि फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है किसके कारण होता है। पहला क्वेश्चन ये कहेगा कि प्रूफ करें कि जो फिनॉल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया कि प्रूफ करें कि फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं, तो कुछ एसिड के ऐसे कैरेक्टर को शो करोगे जो फिनॉल शो कर रहा है। कंफर्म हो, इतनी बात कंफर्म है ना। चलो तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि फिनॉल का एसिडिक नेचर किसके कारण है। तो फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है वो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण होता है। अब ये रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस देखो, जहां पर कहीं आपको ये देखो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन आ गया, इसके पास क्या हो गया कि अगर मान लो लोन पेरा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वहां रेजोनेंस लगता है। पहले समझ लो कि रेजोनेंस लगना कब है, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये इसके पास मान लो या माइनस आ गया तो भी रेजोनेंस लगना है। कंफर्म हो कि नहीं हो, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, अगर हम करें यहाँ पे, ये एक तरीके से मान लो मेरे पास ये हो गया फिनॉल। अगर इस फिनॉल को अगर आप तोड़ोगे तो बताओ, फिनॉल को तोड़ने के बाद बताओ ये क्या हो गया, ये देखो ये H अलग हो गया प्लस के रूप में, और इसके पास क्या हो गया माइनस, और ये आपका मान लो अल्टरनेट बॉन्ड है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे रेजोनेंस लगने वाला है क्या। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो देखो रेजोनेंस लगेगा क्या, यहाँ पर ये देखो रेजोनेंस लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। कैसे पता, रेजोनेंस लगने के लिए बताओ, ये तो मेरे पास माइनस है
और यहाँ पे देखो माइनस सिंगल डबल, ये देखो माइनस सिंगल डबल लग जाएगा तो बताओ क्या हो गया, रेजोनेंस लग गया ना। अब रेजोनेंस लगाना है तो देखो रेजोनेंस को लगाया कैसे जाता है। पहली बात तो रेजोनेंस का जो डिनोट करने का तरीका है वो दोनों डायरेक्शन के एरो से है। करना क्या है कि डबल बॉन्ड को पीछे खसकाना है और ये जो माइनस है उसको आगे लेके आना है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है यहां आ गया और ये जो माइनस है वो यहां आ गया। जहां से खसका के लेके जा रहे हो, जहां से पीछे आप इसको कर रहे हो, तो उसके एकदम लास्ट पॉइंट पे आपको लेके आना है। मतलब ये रेजोनेंस कुछ ऐसे लगना है, ये देखो ये O था, ये डबल बॉन्ड पीछे चला गया, बाकी अभी ये वाला बॉन्ड ऐसे है और ये वाला यहाँ पे माइनस आ गया। क्या इसके आगे बताओ रेजोनेंस लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस लग गया। कैसे लगाओगे? इस वाले डबल बॉन्ड को पीछे और इस माइनस को यहां लेके आओ। बाकी जो बॉन्ड के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करो उसको वैसे का वैसे छोड़ दो। ये डबल बॉन्ड ऐसे रहने दो, ठीक है। यहां वाला भी डबल बॉन्ड आप ऐसे रहने दो, पर इस वाले डबल बॉन्ड को पीछे खसकाओगे, कंफर्म। और इस वाले माइनस को आप आगे लेके आओगे, कंफर्म है। बताओ क्या अभी भी रेजोनेंस लगने वाला है? क्यों नहीं लगेगा? माइनस सिंगल डबल क्या करने वाले हो, इस माइनस को यहां और इस डबल बॉन्ड को पीछे। तो देखो ये ऐसे बन गया डबल बॉन्ड O, ये ऐसे हो गया। अब इसको क्या करने वाले हो, इस डबल बॉन्ड को पीछे और इस माइनस को यहां लेके आने वाले हो। बताओ क्या फिर से रेजोनेंस लगने वाला है क्या? बिल्कुल लगेगा। कैसे लगना है? माइनस सिंगल डबल, इस माइनस को यहां भेज दो और डबल को पीछे खसका लो। तो देखो ये आपका पोजीशन कुछ ऐसा हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो फिनॉल है वो रेजोनेंस के इंसिडेंट को शो कर रहा है। और फिनॉल में ये याद रखना कि ये जो फिनॉक्साइड आयन पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन है। तो फिनॉक्साइड आयन के वजह से ये जो फिनॉल है वो रेजोनेंस शो कर रहा है। कंफर्म हो कि नहीं कंफर्म हो? तो पहली बात आपको ये पता चल गया कि रेजोनेंस के वजह से ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पे कह सकते हो कि फिनॉल एसिडिक होता है। पहली बात तो हम ये सीख गए कि फिनॉल जो होता है वो H+ देता है, और एसिड की तो यही कहानी है ना कि जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। तो फिनॉल के अंदर भी कैरेक्टर आ गया। दूसरा कैरेक्टर अगर किसी एसिड का रिएक्शन बेस से करते हो तो सॉल्ट बनता है। फिनॉल के अंदर भी कैरेक्टर पाया जाता है। तो देखो कैसे, अगर मान लो मेरे पास ये हो गया फिनॉल, ये OH, और ये मान लो हो गया मेरा बेस NaOH। तो आपको करना क्या है कि यहां से OH और यहां से H हटा लेना है, यानी H2O। H2O तो बनना ही है। आप इस H2O को चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो, ये देखो H2O। तो बाकी बताओ क्या बचा, ये O बचा और यहां का Na बचा। इसको पढ़ने वाले हो सोडियम फिनॉक्साइड, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है वही एक सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि फिनॉल प्रूव करो कि फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो बस ये 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाना है, ठीक है। चलो तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कभी फिनॉल के साथ जुड़ जाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है। अब अगर मान लो हम कह रहे हैं कि जैसे ये मेरे पास ये फिनॉल है, ये मान लो मेरे पास ये फिनॉल हो गए, ये भी यहाँ ये फिनॉल हो गया और ये भी यहाँ फिनॉल हो गया, और एक बार फिनॉल को मैंने और लिख दिया। तो बताओ इसमें से कौन से वाले फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? किसी सबका इक्वल है भाई, सब एक ही टाइप के फिनॉल है ना, तो सब इक्वल है। कंफर्म हो कि नहीं हो? लेकिन इनमें से कोई भी एक ग्रुप को जोड़ दोगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक है। तो मान लो हम क्या करते हैं कि इसमें से NO2 को जोड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो ये अगर जुड़ेंगे तो जैसे ये वाला ये देखो ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो अब हमको ये पता करना है कि ये NO2 को कहाँ जोड़े कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाए, ठीक। तो इसके लिए आप एक बात याद रख लेना, आपको याद रखना है पोम पोम, पोम 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 पोम, आपको याद रखना, ठीक है।
पैरा आर्थो मेटा, मतलब अगर पैरा पे जोड़ोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो पैरा पोजीशन कौन सा है, ये वाला पैरा पोजीशन है। उसके बाद बताओ, उसके बाद आर्थो, तो आर्थो कौन सा बताओ, ये वाला जो है वो आर्थो है, और उसके बाद ये वाला जो है वो हो गया आपका मेटा हो गया। ठीक है, अब देखो ये देखो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ इनके जुड़ने से बढ़ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है, पैरा पे जोड़ने के बाद। कंफर्म है, आर्थो और मेटा में बताओ कौन ज्यादा होगा, तो आर्थो ज्यादा होगा, और फिनॉल तो इन तीनों से ही कम होगा। कंफर्म हो ना, चलो ये बात तो हम सीख गए। अब ये बात आपको सीखना है कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। एक जुगाड़ बस समझ लो, जुगाड़ ये है कि जिसके फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है लगभग वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। लाइक मान लो ये हो गया मेरा NO2, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ये N डबल बॉन्ड O और ये हो गया O। बताओगे इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड आया ना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। CN है मान लो ये, तो ये देखोगे C ट्रिपल बॉन्ड ये N, देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। COOH, ठीक है, तो देखोगे ये डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH, तो देखो इसके भी फंक्शन ग्रुप में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कंफर्म हो कि नहीं, ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा। ठीक, और देखें कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। अब देखो इनका ऑर्डर आपको याद रखना है, इनका ऑर्डर कैसे याद करोगे, इसके लिए आपको लिखना है MPO। कंफर्म हो, अब यहां से याद रखो कि मान लो ये मेरे पास फिनॉल हो गया, ये है फिनॉल, 4 बार मैंने फिनॉल ले लिया, ऐसे देखो, ठीक है, कौन से वाले फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सबका इक्वल है। ठीक, लेकिन अगर इनको जोड़ दोगे तो जोड़ने से क्या होगा कि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कम होगी। हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक ग्रुप को जोड़ते हैं, जैसे मान लो हम R को जोड़ दिए, R का मतलब हो गया CH3 C2H5, एल्किल ग्रुप को किसी एक को जोड़ दो। लेकिन देखो अगर हम बात करें, यहां पे ध्यान से देखना, अगर हमको क्या करना है कि अगर मान लो मेटा पे जोड़ोगे, मान लो यहां पे मेटा पे जोड़ दिए, कंफर्म हो, तो अगर तुम मेटा पे जोड़ोगे तो मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, डिक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा कम डिक्रीज होगा। लेकिन पैरा पे जोड़ दोगे तो वो थोड़ा सा इनका जो डिक्रीजमेंट है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया। मान लो हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो ज्यादा घट गया, और अगर आर्थो पे जोड़ दिए तो सबसे ज्यादा घट जाएगा। कंफर्म हो ना, देखो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो वैसे ज्यादा रहेगी इन लोगों से, क्योंकि CH3 जुड़ गया है तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया है। ये ऑर्डर कुछ ऐसे हो गया। कंफर्म, इसका तो नाम फिनॉल है, ये वाला फिनॉल है, और इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इसका नाम क्रिसॉल है, ये मेटा क्रिसॉल है, ये हो गया आपका मेटा क्रिसॉल, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पैरा क्रिसॉल, और ये बताओ क्या हो गया, ऑर्थो क्रिसॉल। कंफर्म, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये पूछा है कि आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो बताओगे इसमें फिनॉल की, ये अभी आप पढ़े हो ना, ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर कौन सा ऑर्डर लिख लोगे, MPO वाला, मतलब मेटा वाला, तो मेटा क्रिसॉल, फिर उसके बाद बताओ कौन होगा, उसके बाद आपका पैरा क्रिसॉल, फिर उसके बाद ऑर्थो क्रिसॉल। ये वाला ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अच्छा चलो अगला देखते हैं हम। अब देखो
ये चीज़ अब सीख गया ना। अब एक चीज़ आपको सीखना है कि कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहचानने का एक तरीका जानते हो क्या है, कि जिस फंक्शनल ग्रुप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक, तो जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये है NH2, तो इस NH2 में बताओ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ये बताओ OH के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पर देखोगे ये OR के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या बोलने वाले हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलने वाले हो। ठीक है, चलो अब ये देखो जो एसिडिक मतलब नेचर से क्वेश्चन पढ़े हैं, मतलब जो एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पहले इसने कहा है कि फिनॉल जो है ना, फिनॉल का एसिडिक नेचर को आपको डिस्क्राइब करना है, और फिर उसने पूछा है कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी किसके वजह से होती है, आपको डिस्कस करना है। तो आप बताओ फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी किसके वजह से होती है, रेजोनेंस के वजह से। कंफर्म हो कि नहीं। और फिनॉल की एसिडिक नेचर आता किसके वजह से, रेजोनेंस के वजह से आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया है कि जो फिनॉल होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन एथेनॉल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो देखो इसका एसिडिक कैरेक्टर किसके वजह से, रेजोनेंस के वजह से। लेकिन अगर हम बात करें एथेनॉल का, तो ये एथेनॉल का फार्मूला हो गया। ये जो एथेनॉल होता है वो रेजोनेंस को शो नहीं करता है, डज नॉट शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस को शो नहीं करता है। इसीलिए ये क्या है कि एसिडिक नेचर का नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कंफर्म हो कि नहीं हो। तो फिनॉल एसिडिक नेचर इसलिए शो करता है क्योंकि रेजोनेंस पाया जाता है, एथेनॉल में रेजोनेंस नहीं पाया जाता इसीलिए न्यूट्रल होता है। और फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा है कि फिनॉल जो एसिडिक होते हैं क्यों होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि मान लो ये मेरे पास हो गया फिनॉल, ये OH, ये देखो ये फिनॉल हो गया, और साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता साइक्लोहेक्सेनॉल में, ये फार्मूला है साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, तो कह रहा है कि जो फिनॉल है वो एसिडिक है साइक्लोहेक्सेनॉल से, ज्यादा एसिडिक है फिनॉल। इसलिए है क्योंकि ये रेजोनेंस शो करेगा, शो रेजोनेंस, ये जो है आपको रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, डज नॉट शो रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है, इसकी एसिडिक नेचर कम है, पर ये रेजोनेंस शो करे इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कंफर्म होना। चलो अब देखो, अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको दो कोई रिएक्शन लिखना है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि फिनॉल एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया ना कि जैसे मान लो एसिड की पहचान क्या होती है, जो H+ रिलीज करता है। फिनॉल के अंदर भी एक कैरेक्टर है कि H+ रिलीज कर रहा है। दूसरा कैरेक्टर बताओ क्या है कि जो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं वो एसिड होते हैं। फिनॉल भी ये काम कर रहा है। कंफर्म हो कि नहीं हो, क्वेश्चन लिख ले जाओगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। चलो अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। अब ये देखो, ये कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो नेमिंग लगभग रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। अब देखो इसको करना कैसे, ये देखो ये मेरे पास हो गया बेंजीन और इसके साथ मैंने जोड़ दिया N2Cl, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इसका रिएक्शन करना हमको फिनॉल के साथ, तो फिनॉल के लिए क्या लिखोगे, बेंजीन के साथ OH, हर जगह H होता है, जब भी जरूरत पड़े आप H को लिख लो। उधर से क्या करो, बॉल चला के मारो कि पूरा गिर जाए, तो गिरेगा तो बताओ क्या करोगे, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जब ये गिरेगा तो पूरी तरीके से बिखर जाएगा बेचारा, ये ऐसे, और ये ऐसे पट हो गया, ये OH। अब करना क्या है कि तुमको करना क्या, इसमें से ये HCl निकाल देना है। HCl यहां से निकल गया, तो जब HCl निकल गया तो बताओ क्या क्या बच रहा है, एक ये रिंग बचा, फिर उसके बाद N डबल बॉन्ड ये N बचा,
और उसके बाद फिर ये रिंग बच गया, ये आपका रिंग बच गया और इसके साथ ये क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। इस पूरे का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और ये एक तरीके से डाई है। डाई का मतलब है सॉरी, हेयर को कलर करने के लिए आप डाई का यूज करते हो ना, तो यही डाई है। कंफर्म हो कि नहीं हो? तो फिनॉल के इतने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो बोर्ड में पूछा भी है, पूछने के चांस है भी। आई होप कि ये सारे के सारे रिएक्शन आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा।